हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो देखते हैं कि क्या होता है साइटोप्लाज्म एंड क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले देखिए हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो साइटो का मतलब हो जाएगा सेल और प्लाज्म का मतलब हो जाएगा प्लाज्मा या फिर फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म का मतलब है फ्लूइड ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटो वर्ड वहाँ से लिया गया है। और प्लाज्मा का अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो उसमें अपन पढ़ते हैं फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड टाइप की होती है, फ्लूइड टाइप की होती है, इसलिए अपन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सिंपली साइटोप्लाज्म वर्ड का मतलब है फ्लूइड ऑफ सेल। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है साइड में। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक यूकेरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी डायग्राम में देखें, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है जो बार वाली, जिससे न्यूक्लियर भी एनवेलप है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो उनकी भी हम आगे बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज ए थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल, यानी साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन यानी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जो प्रत्येक सेल, हर एक सेल के अंदर भरा हुआ होता है। एंड इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और ये एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एनक्लोज रहता है साइटोप्लाज्म से, यानी साइटोप्लाज्म के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो मेनली वाटर से, साल्ट से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, थिक सॉल्यूशन होता है जो हर एक सेल के अंदर भरा हुआ होता है। और ये साइटोप्लाज्म सेल से एनक्लोज यानी घिरा हुआ रहता है। अब अगर अपन साइटोप्लाज्म की और आगे बात करें, यानी साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन देखें, तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन हो जाएगी विद इन द सेल ए कोलोइडल लिक्विड इज प्रेजेंट कोल्ड साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म क्या है? कोलोइडल लिक्विड है। यानी सेल के अंदर एक कोलोइडल लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इट कंटेन मेनी स्ट्रक्चर्स कोल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर इट कंटेन मेनी स्ट्रक्चर्स, यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको अपन ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की। ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका। सिंपली अगर हम ईआर को समझे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर है वो कई प्रकार की ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स का मतलब हो जाएगा, ट्यूबुल्स का मतलब है ट्यूब लाइक यानी नलिका समान, और वेसिकल्स का मतलब है पुट्टिका। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कई प्रकार की नलिकाओं से और पुट्टिकाओं से, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स से मिलकर बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। तो डायग्राम में समझे, जैसे ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है एंड ये अंदर वाली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैली हुई होती है, यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बनाती है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती है इन दोनों के बीच में। ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती है जो एक लिंक की तरह काम करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये लिखा हुआ है इट मे एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल, यानी ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने टाइप की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द आउटर सरफेस इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। आउटर सरफेस का मतलब है कि जो बाहर वाली सतह के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है। फर्स्ट हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RER। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं SER। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। अब फर्स्ट हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ER। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका मीन्स क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बेसिस पर बोला है हमने। देखिए रफ का मतलब होता है खुरदरा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जैसा कि आपको सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। डायग्राम में दिख रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैली हुई होती है, यहाँ से यहाँ तक। न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर ग्रेन्यूल्स यानी दाने प्रेजेंट होते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दानेदार होती है क्योंकि इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। डायग्राम में दिख रहा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर दाने प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उस कारण से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। तो जैसे कि हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन विच है ग्रेन्युलर आउटर सरफेस। वही बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसकी आउटर सरफेस दानेदार ग्रेन्युलर होती है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स आउटर सरफेस। राइबोसोम इसकी आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं, राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं इससे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोला? जैसे कि हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पीछे देखा है कि उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ग्रेन्यूल्स दाने प्रेजेंट होते हैं, खुरदरी सतह होती है उसकी, क्योंकि उससे राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसको रफ बोला था। तो इसी प्रकार से है कि स्मूथ का मतलब है चिकनी, यानी स्मूथ ER वह है जिसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, इस वजह से दानेदार सतह, खुरदरी सतह नहीं होगी इसकी, यानी ग्रेन्युलर सरफेस नहीं होगी, राइबोसोम अटैच नहीं होंगे इस कारण से, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। तो देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन विच डू नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच ऑन इट्स आउटर सरफेस। वही बात है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। दे आर रिलेटेड विथ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ये कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, इनके सिंथेसिस, इनके संश्लेषण से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। फिर है इन मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कोल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है उसको अपन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। यानी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है, इस वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शंस करती है। तो फर्स्ट फंक्शन है इट हेल्प इन द मेंटेन साइज और शेप ऑफ सेल। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल की साइज और सेल की शेप को मेंटेन रखती है, यानी उसकी आकार को और उसके शेप को बनाए रखती है। फिर सेकंड फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करती है।
फिर थर्ड फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। तो वही बात ये बोल रहा है कि जो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखी है, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की साइज और शेप मेंटेन रखती है।